चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड जीडीपी का। बच्चों में पार्ट सेकंड देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें, क्योंकि आपको पार्ट सेकंड जब भी समझ में आएगा। क्योंकि आपने पार्ट यदि फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, जो बस यदि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र और जीडीपी वाला टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं। बेटा, ये उन बच्चों के लिए है एमपीपीएससी, यूपीएससी, यदि किसी भी स्टेट का सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं जहाँ पर अर्थशास्त्र का हिस्सा है, ये उन बच्चों के लिए है। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। बस इतना मेरा कोशिश है कि बच्चे जो अर्थशास्त्र का डर है वो बच्चों के मन से दूर हो, और मेरा जितना भी बच्चों के जीवन में योगदान हो मैं कर सकूं। ठीक है बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट हमने पार्ट फर्स्ट में इसको थोड़ा सा 3 सेक्टर में हमारी जीडीपी कहाँ से आती है। देखो, प्राइमरी सेक्टर से आती है, सेकेंडरी सेक्टर से आती है और थर्ड सेक्टर से आती है। ये मैंने डिफाइन कर दिया प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आती हैं। प्राइमरी सेक्टर में बेटा कृषि आती है, वन आते हैं, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया। सेकेंडरी सेक्टर में मतलब किसी वस्तु का निर्माण करके, यानी कच्चे रॉ मटेरियल को परिवर्तन करके पक्का रॉ मटेरियल बनाए। जैसे ये कॉपी पेन पेज बना दिया, ये तो किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र से बना होगा, तो उस इंडस्ट्री की इनकम है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। ठीक है, बी निर्माण, यानी कि जो भवन वगैरह बन जाते हैं, और भवन बनाने में जो भी जिन्होंने बनाया उसकी इनकम हुई है, तो वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। विद्युत, गैस, जल पूर्ति, अन्य निर्माण क्षेत्र में। थर्ड सेक्टर में आते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप किसी मोबाइल जैसे रिलायंस जियो की है तो उसकी उसकी जियो की जो इनकम है वो थर्ड सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की इनकम है। किसी आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट के लिए वो किसकी इनकम है, थर्ड सेक्टर की इनकम है। आप किसी बैंक में, बैंक आपको सर्विस दे रही है, तो बैंक की थर्ड सेक्टर की, बैंक की जब इनकम का काउंट करके जीडीपी में शामिल किया जाएगा तो वो थर्ड सेक्टर की इनकम माना जाएगा। ठीक है बच्चों। यदि कोई लोक प्रशासन, रक्षा या अन्य क्षेत्र में सर्विस दे रहा है, तो जो उनकी इनकम इनकम है कि वो जीडीपी का थर्ड सेक्टर की इनकम मानी जाएगी। यहाँ तक मैंने बेटा फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया गया था। अब मैं बात करूंगा राष्ट्रीय आय के अंतर्गत महत्वपूर्ण अवधारणाएं। बच्चों, इनमें सिर्फ उन चीजों को शामिल किया गया है इस चीज में कि टर्मोलॉजी क्या है, आगे जो आपको जीडीपी में हेल्प करेंगी उसके आधार पे। ये छोटे छोटे अभी ये टर्मोलॉजी आगे चल के मैं वो एक एक पॉइंट बताऊंगा, बस ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें आगे चल के क्या क्या इन टर्मोलॉजी का यूज होगा, ये क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटे सा ब्रीफ में नॉलेज देना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे घरेलू आर्थिक क्षेत्र क्या होता है बेटा, ये देश की बाउंड्री है। ये भारत सरकार ने डिफाइन की है कि हम हमारे जीडीपी कहाँ तक हम मानते हैं, कुछ समुद्री क्षेत्र को भी मानते हैं। जीडीपी कैलकुलेट करते समय किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे इन्होंने लिखा है भारत सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में जो भारत के भीतर जो भारत के भीतर वस्तुएं किसी व्यक्ति ने वस्तुओं के द्वारा या सर्विस के द्वारा जो इनकम कमाई है, संरक्षित करता है, इसे अपन घरेलू क्षेत्र बोलते हैं। घरेलू क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल की जाती है, क्या क्या चीजें शामिल नहीं की जाती है। जैसे अपने देश में जैसे पाकिस्तान का कोई दूतावास है, विदेशी दूतावास है, तो जो उसकी वो इनकम हो रही है वो इसमें काउंट नहीं की जाएगी, परंतु जैसे हमारे देश के लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ उनको जो इनकम हो रही है, सैलरी मिल रही है, वो हमारा जीडीपी का हिस्सा है। जैसे देखो ये देखो, भारत में स्थित विदेशी दूतावास घरेलू आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है,
यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र है, क्या आपने बताया कि आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? जो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक आर्थिक क्षेत्र होता है, उसमें ये नहीं आते हैं। जबकि जो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास घरेलू आर्थिक क्षेत्र का भाग है। मैंने बताया था बेटा, एक कोई अपना अपना दूतावास पाकिस्तान में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर भी है, वो अपना हमारा घरेलू आर्थिक क्षेत्र का भाग माना जाएगा। ठीक है बेटा। जैसे हमारे विदेशों में स्थित सैन्य है, सैनिक हैं, जैसे वाणिज्य राजदूत हैं, जैसे कोई अपना बिजनेसमैन है, बिजनेस अपना एक जैसे जियो कंपनी है, या कोई भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, यदि विदेशों में अपना कोई एक एडवाइजरी फर्म निकाल देती है या कोई एक्सपर्ट रख देती है, तो जो उनको इनकम होती है वो अपनी इंडिया की मानी जाएगी, वो अपनी जीडीपी में काउंट की जाएगी, जो उनको इनकम जनरेट हो रही है। जैसे देखो आगे चल के समझ में आया बच्चों। जैसे रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो अपने अपने उसके रिलायंस से अपने एक्सपर्ट रख दिए विदेश में, माना कि बांग्लादेश मान लो। तो बांग्लादेश में अपने जो एक्सपर्टों को इनकम होगी क्या, वो अपनी जीडीपी का हिस्सा है बेटा, जो उनको इनकम है क्या, वो अपनी जीडीपी का हिस्सा मानेंगे। ठीक है। कुछ ऐसे हैं आगे किसी भी देश में निवास द्वारा संचालित मत्स्य पालन प्रति जहाज, विमान आदि घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, भले ही बार बार विदेश तो भौगोलिक चित्रायन सीमा में जाते हैं। यानी कि मतलब इसका मतलब है कि जो मछली पकड़ते हैं, जो जहाज है, पोत हैं, और ये अपने इंडिया के हैं, परंतु ये माना कि ये श्रीलंका, अब अपने बॉर्डर पे चले गए, इधर श्रीलंका चले गए, इधर म्यांमार चले गए, परंतु ये इंडिया के हैं, इंडिया के हैं। तो इनको भी भारत की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। मतलब इसका सीधा सीधा फंडा हुआ बेटा, जो अपने भारत के मछुआरे हैं, और वो मछली पकड़ने के लिए माने म्यांमार चले गए, श्रीलंका चले गए, इस साइड चले गए। उसके बाद जो इनकम जनरेट करेंगे, मछली पकड़ के जो इनकम है, वो कहीं पर भी बेचें, कुछ भी करें, परंतु वो इनकम अपनी इंडिया की मानी जाएगी। ठीक है। बार बार कहीं विदेश जाते हैं। ठीक है, ये चीज ये लिखा है। आपको इस चीज समझ में आएगी, सीधा सा फंडा है। आर्थिक घरेलू आर्थिक क्षेत्र किसे माना जाता है? घरेलू आर्थिक क्षेत्र से माना जाता है जो अपने देश के कोई भी निवासी हो, विदेशों में जाता है, रहता है, कमाता है, खाता है, परंतु वो इनकम इंडिया की जीडीपी मानी जाएगी, जो इनकम कमा के लाए हैं। जैसे अपने कोई अमेरिका में दूतावास रखा, तो वो दूतावास इंडिया के, परंतु अमेरिका में रह रहे हैं, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट की जाएगी। परंतु अमेरिका के इंडिया में दूतावास रह रहे हैं, तो वो इंडिया, उनको जो इनकम जनरेट हो रही है, वो इंडिया की जीडीपी नहीं मानी जाएगी बच्चों। जैसे हमारे जहाज विदेशों में माल लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, और जैसे समुद्र के द्वारा जहाजों द्वारा माल ले जाया आ रहा है, तो इसको भी अपनी जीडीपी का हिस्सा माना जाएगा, चाहे वो किसी भी, जैसे श्रीलंका चलाएगा, जो भी समुद्र के क्षेत्र, तटीय क्षेत्र में जो भी लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों। ये चीज शायद समझ में आ गई, आगे मैं इसको और समझाऊंगा आपको। हेलो। ठीक है बच्चों। अब एक और पॉइंट आता है, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य क्या होता है? मतलब एक कंज्यूमर है, पार्ले जी का पैकेट खरीदा, बिस्लरी की बोतल खरीदी, उसमें जो इनकम टैक्स सब्सिडी है, वो सब चीजें शामिल है, सब चीजें शामिल है। उसको बाजार मूल्य जो अपन चुका रहे हैं, मतलब देखो ये, जो कंज्यूमर यानी कि विक्रेता से खरीदता है, उस समय उत्पादन के लिए जो भुगतान करता है, जो वो भुगतान कर रहा है, ये देखो क्लियर लिखा है, भुगतान कर रहा है। मतलब आप एक बिस्लरी की बोतल खरीदने गए और आपने 20 रुपए पे कर दिए, तो 20 रुपए उसका बाजार मूल्य है। ठीक है। सेकंड है फैक्टर ऑफ कॉस्ट। फैक्टर ऑफ कॉस्ट क्या होती है बेटा? बेटा जो जो जैसे फैक्टर ऑफ कॉस्ट किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? जैसे आइसर कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे सिलिकॉन का आटा है, तो जो उत्पादन के समय जो उसने लागत वहन की है, मतलब जो लागत चुकाई है, जो उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस समय जो उन्होंने उस समय जो कॉस्ट चुकाई है,
उसको बोलते हैं लागत। जैसे इस इन्होंने आगे चलो कि बाइफरकेशन किया है। उदाहरण के लिए जैसे मजदूरों के लिए वेतन दी उन्होंने, भुगतान किए, मशीनरी का किराया दिया, कोई मशीन लगाई है, लेन देन किया। उसके बाद पूंजी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई ब्याज दिया, ठीक है जी, इंटरेस्ट हो गया। भूमि को प्राप्त करने के लिए भी ब्याज दिया। और उसके बाद जो उसका ओनर है क्या, जैसे कंपनी का मालिक है, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। इन सबको ऐड करने के बाद जो बचा हुआ चीज है क्या, बची हुई चीजें हैं क्या, उसे लाभ बोलते हैं। ठीक है, तो लाभ को भी ऐड करने के बाद देखो इन्होंने बेटा इधर देखो, जैसे कच्चा रॉ मटेरियल है उन्होंने, फिर उसके बाद मजदूर लगे, मजदूरों के बाद मशीन लिया, मशीन का किराया दिया, किराया देने के बाद कोई पूंजी लगी होगी मशीन खरीदने के लिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्याज देना पड़ा होगा। उसके बाद कोई भूमि ली होगी, भूमि के लिए भी उनको कुछ रेंट चुकाना पड़ा होगा। उसके बाद जो उसको लाभ हो रहा है, जो उसको मालिक है, जो कंपनी का फर्म का मालिक है, उसको लाभ हो रहा है। इन सभी को जो ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आती है, जो तो उसको बोलते हैं कारक फैक्टर कॉस्ट। और इस फैक्टर कॉस्ट को ही जीडीपी में जो ओवरऑल इन सबको मान के, जैसे माना कि यहाँ पर मान लो 20 रुपए उससे अपन को रॉ मटेरियल परचेस किया। 20 रुपए, 20 रुपए हमने रॉ मटेरियल परचेस किया है। इधर देखो, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 20 रुपए का रॉ मटेरियल परचेस किया, ठीक है। और 20 रुपए का हमने 20 रुपए का ही हमने मजदूरों को दिया है। 20 रुपए ही हमने हमारा मशीन का किराया आया। 20 रुपए ही हमारा क्या आया है, पूंजी पे इंटरेस्ट दिया है। और 20 रुपए ही, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको मानो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं। 20 रुपए ही हमने भूमि का किराया दिया, मतलब जहाँ पर रह रहे हैं किराया पे बिल्डिंग ली है। उसके बाद 20 रुपए ही अपन को प्रॉफिट हुआ है। तो बेटा अपनी फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से जीडीपी में कितना काउंट के, 20, 20 दूनी 40, 20 30, 60, 20 चौक 80, 20 500 और 120। तो अपनी जो जीडीपी आ गई क्या, वो जीडीपी अपनी कितनी आ गई बेटा, 120 रुपए। ठीक है, 120, 120 ये रुपए आ गई, ठीक है। तो मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है उसमें वो कितने हैं। अब क्या करते हैं, कभी कभी अपन को जीडीपी दे देते हैं मार्केट वैल्यू पर। जी पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा ये वाला। ये इतनी जगह इसको इसको आप पढ़, इसको ढंग से वो कर लो। ये 50 जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक जगह नहीं, 50 जगह। ये क्वेश्चन 50 जगह पूछा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्री के हिसाब से बेटा, कारक फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं। जैसे आपको मार्केट वैल्यू दी होगी, मार्केट वैल्यू दी होगी क्या, जैसे मार्केट वैल्यू मैंने बताया कि 20 रुपए की बिस्लरी बोतल है, 20 रुपए की बिस्लरी बोतल है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होगा, सरकार ने सब्सिडी भी दी होगी। ठीक है, ये सब चीजें। अब क्या है इसमें इनडायरेक्ट जीएसटी भी लगा होगा, सब्सिडी भी आई होगी। अब क्या करेंगे, अपन को फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। अभी ये 20 रुपये है, ये 120 रुपये जो कॉस्ट आई है क्या, ये नेट कॉस्ट आई है। अब इसमें माना कि इसमें 10 रुपये जीडीपी है। कितना, 10 रुपये जीडीपी है। तो ये कितने हो गई, 130 रुपये अपनी प्राइस हो गई। 130 मान लो, थोड़ा सा बेटा ये लिखने में दिक्कत आ रही है अभी। इसको 130 रुपये कॉस्ट हो गई। अब ये कंज्यूमर के हाथ में 130 रुपये में जा रहा है। समझ में आया, ये कंज्यूमर के हाथ में 130 रुपये में जा रहा है। इसको बोलेंगे हम मार्केट प्राइस। इसको क्या बोलेंगे हम, मार्केट प्राइस। देखो ये वाली मार्केट प्राइस 130 रुपये, 130 रुपये मार्केट प्राइस है। अब मार्केट प्राइस 130 दे दिया आपको बेटा। अब ये मार्केट प्राइस है अपनी 130 रुपये। अब इसमें से हम यदि 10 रुपये वो माइनस कर देंगे क्या,
जीएसटी माइनस कर देंगे इंडायरेक्ट टैक्स, तो बराबर क्या आ जाएगा, 120 रुपये। 120 रुपये क्या है अपनी फैक्टर कॉस्ट, यानी कि कौन सी कारक लागत। ठीक है, ये आगे आपको ये बस ओवरव्यू दे रहा है, इसको फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट जाएगा आगे चल के एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, उसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आगे चल के इन चीजों का यूज होगा। ठीक है, एक चीज होगी, आप देखो एक चीज आप बेटा, अब है अपनी ये वाला, ये वाला पोर्शन देखेंगे अपन। ह्रास क्या होता है बेटा, ह्रास जो होता है, डेप्रिशिएशन किसे बोलते हैं, जैसे मैं ये लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये किसी ना किसी दिन इस लैपटॉप की सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, नया टेक्नोलॉजी चीजें आएंगी, इसको चला रहा हूँ, इसकी बैटरी डिस्ट्रॉय हो गई, जो भी होगा एक दिन जाके ये बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो इसकी हौले हौले करके इसकी वैल्यू घटती जाएगी। जब ये 100 रुपये का खरीदा, उसके बाद इसकी वैल्यू कम हो गई, जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं ह्रास। जैसे आपने बाइक खरीदी या आपने कोई फोर व्हीलर खरीदी, उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू कम होती जाती है, क्यों होती जाती है, मशीन पुरानी होती जाती है और मार्केट वैल्यू में भी इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और नई नई चीजें आती रहती हैं। तो जो अकाउंटिंग की भाषा में अकाउंटिंग वाले बच्चे, जो कॉमर्स वाले बच्चे डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन अच्छे से समझते हैं कि जो असेट्स किसी व्यवसाय करने के उद्देश्य से रखी गई हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से रखी गई हो, जिसको बेचा नहीं जाता है, जिसका जीवन काल सीमित है, उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक 100 10 20 50 साल के बाद खत्म हो जाएगी, तो उस पे 10% 5% उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इतना हमारे पास जब 20 साल बाद यदि खत्म होती है तो हमारे पास इतना फंड हो कि दूसरी ऐसी बिल्डिंग खड़ा कर सकें। यदि उस समय यदि हमारे पास हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे और हमारी ये बिल्डिंग खत्म होगी या मशीन खत्म होगी, तो उस समय हम मशीन नहीं लगा पाएंगे, हमारा बिजनेस रुक जाएगा। अकाउंटिंग बोलती है आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाइए, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो बात अलग है। आपको जो अकाउंटिंग वाले बच्चे होंगे यूपीएससी में जो अकाउंटिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उस समय मैं पढ़ाऊंगा उनको, क्योंकि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, अर्थशास्त्र और अकाउंटिंग यूपीएससी का। ठीक है बच्चों, देखो अब इन्होंने लिखा है जो स्थायी संपत्ति मैंने बताया, जो बेचने को स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी के संदर्भ करता है, यानी कि जो मूल्य कम हो रहा है, ये गिसावट लिखा है बेटा, ये टेक्निकल एरर है, मैं इसको ठीक करवाऊंगा। दुर्घटना के कारण क्षति हुई, यानी कि टूट फूट हुई, या प्रचलन के कारण, मतलब नई नई टेक्निकल चीजें आ गई। सरल शब्दों में पूंजीगत वस्तुओं में जो टूट फूट होती है, वार्षिक भत्ता, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मतलब कि जो टूट फूट होती है उसके लिए हम फंड बनाते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन बोलते हैं, सीधे से सिंपल भाषा में। इसमें किसी को डाउट हो, एक बार फिर रिपीट करूंगा। ह्रास उससे बोलते हैं जिस उस पे लगाते हैं जिस वस्तु की जीवन काल सीमित हो, जो बिजनेस करने के उद्देश्य से रखी गई हो, जिसको बेचा नहीं जाता है, उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई मशीन है, कार है, प्लांट है, लैपटॉप है, जो भी एक्स वाई फिक्स है, इसका एक दिन बाद ये मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसको वो जितने साल तक उसकी लाइफ है उसके टुकड़ों में हम कुछ फंड इकट्ठा हो जाता है हमारे लिए, डेप्रिसिएशन उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो डिप्रेशन क्यों होता है, उसकी मूल्य में कमी होने के कारण, गिरावट के कारण, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के कारण, यानी कि नई नई टेक्निकल चीजें आ गई उस कारण, या ठीक है, ये वो होता है बेटा। एक होता है अ, विदेशों से शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NFIA। NFIA मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हमने कुछ माल फॉरेन को बेचा, 120 रुपए का। हमारे लोग विदेश में रह रहे हैं तो वो इनकम कमा रहे हैं कितने रुपए का, माना कि 10 रुपए का।
हमने विदेश विदेश को कुछ किसी को पैसा उधार दिया है, माना कि बांग्लादेश श्रीलंका को दिया है, तो उससे ब्याज मिल रहा है 10 रुपए। तो बेटा उसके बाद, ठीक है, ये टोटल कितना हो गया हमें? 140 रुपये। हमारा कितना हो गया? 140 रुपये। समझने की कोशिश करना बस। 140 रुपये हमको विदेशों से मिल रहा है। जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं वो हमको सैलरी भेज रहे हैं। हमारे भाई लोग विदेशों में जैसे अच्छी अच्छी कंपनियों का पैकेज है तो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद हमने कुछ माल भेजा वहाँ पे, एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, उससे हमको पैसा मिल रहा है। हमने किसी को पैसा दिया था, वो हमको ब्याज मिल रहा है। उसके बाद ऐसे करके हमारे 140 रुपये आ गए, ठीक है। अब बेटा कुछ विदेशी लोग हमारे देश में भी तो निवास करते हैं। कुछ हम आयात भी करते हैं, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये हम आयात भी करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कुछ मशीनें जैसे मशीनें भी परचेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। टेक्निकल चीजें भी इंपोर्ट करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हुए, हथियार वगैरह, बहुत सारी चीज इंपोर्ट करते हैं। हमने वर्ल्ड बैंक और आईएम से लोन लिया है। और तो इनको हमको ब्याज भी चुकाना पड़ता है। जैसे इन चीजों मैंने बताया था कि हमको विदेशी लोगों को भी देना पड़ेगा कुछ, माना कि हमने सत, इसको मान लो आप कितना, इसको 100 रुपये मान लो। 100 मत मानो, हमारा तो कम ही लेते हैं। 70 रुपये का हमने माल लिया है, विदेशों से इम्पोर्ट किया है बेटा। ये देखो 70 रुपये का। उसके बाद हमने हमारे देश में रह रहे हैं तो कुछ विदेशी लोग अपने जैसे बांग्लादेश के रह रहे हैं, श्रीलंका के रह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट हमने अमेरिका वगैरह, जापान वगैरह से मंगाए हैं, तो वो भी 110 रुपये कमा के यहाँ से ले जा रहे हैं, माना कि 10 रुपये, वो तो करोड़ों में होगा, पर एग्जाम्पल के। उसके बाद हमने आई एम वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, तो हमको उस पर ब्याज देना पड़ रहा है, माना कि कितना, 10 रुपये मान लो, 20 रुपये मान लो, जो भी मानना आपको, 20 रुपये मान लो चलो। तो बेटा इसको मिलाकर अपन को कितना देना पड़ रहा है? ये कितना हो जाएगा? 70, 10, 80, 100 रुपये देना पड़ रहा है अपन को बेटा। 100 रुपये देना पड़ रहा है, ये देखो अपन को। जो अपन ने अपने गुड्स परचेस किया है, हथियार जो भी XYZ इम्पोर्ट वगैरह, जो भी खाने पीने की जो भी सामान है जो अपने इम्पोर्ट किया है ना, आयात किया, उसके लिए 70 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। जो कोई विदेशी लोग हैं तो उनको, जैसे आइसर कंपनी अपने यहाँ प्रॉफिट कमा रही है, वो विदेशों में भेजती है क्योंकि वो विदेशी कंपनी है, ठीक है। नोकिया, सैमसंग, ये सब विदेशी कंपनी है, तो ये अपनी इंडिया माल गुड्स बेच रही हैं और यहाँ से प्रॉफिट कमा के वहां ले जा रही हैं, तो ये माना कि 70 रुपये में ही शामिल है सब चीजें। को विदेशी लोग अपने यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनको भी अपन को पैसा देना पड़ रहा है, विदेश में यहाँ पर कमा कर विदेश ले जा रहे हैं। उसके बाद आईएम वगैरह को अपन को लोन देना पड़ रहा है, तो अपन को कितना रुपए देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट के रूप में 20 रुपए, तो बना 100 रुपये देना है। अब बेटा अपन को मिल कितने रहे थे? 120 रुपये। अपन को 120 रुपये मिल रहे, उसमें से अपन को देने कितने पड़ रहे हैं? 100 रुपये। अपन को 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब अपन के पास जो नेट कितना आ रहा है? नेट अपने पास कितना आ रहा है? 20 रुपये। कितना नेट आ रहा है अपने पास? 20 रुपये। नेट कितना इधर लग देता हूँ मैं, 20 रुपये। बेटा जो ये 20 रुपये आया है, जो 20 रुपये आया है, इसी को बोलेंगे हम क्या? इसी को क्या बोलेंगे हम? NFIA। अब किसी को इसमें मुझे लगता है डाउट नहीं होगा, जो बच्चा यदि डाउट हो तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। मतलब जो हम विदेशों से कितना पैसा आ रहा है और हमारे देश से कितना पैसा दे रहा है, जो उसका प्लस माइनस होता है, उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से शुद्ध कारक आय, हिंदी में बोलते हैं इसे। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NFIA। भाई इसमें मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा।
अब इसको थोड़ा सा अपन उसकी भाषा में बता देता हूँ मैं आपको कि लिखा क्या है, बच्चे बोलने समझ में दिख रहा है। अस्थायी रूप से विदेशों में निवासी भारतीय सामान्य निवासी, जो भारत के सामान्य निवासी हैं, उन्होंने जो किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि कमाया है, मैंने जो बताया 120 रुपये कमाया, वो यही परिभाषा है। उसके बाद अस्थायी से रूप से भारत में रहने वाले निवासियों कारक आय के बीच का अंतर, मैंने बताया जो भारत में निवास कर रहे हैं, गुड्स वगैरह, जो उनका जो बीच का अंतर है उसको बोलेंगे, जो 20 रुपये आया। ठीक है, इसको बोलते हैं विदेशों से शुद्ध कारक आय। इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। उसके बाद बच्चे अपन आगे चलते हैं, अपन बोलते हैं इसको केवल, इसमें कौन से आएंगे, भारत के सामान्य निवासी, अस्थायी निवासी, वे एनआरआई, वो चीजें छोड़ देना, ठीक है। मैं आगे चल के इन सब चीजों को बताऊंगा। सामान्य निवासी को अपन उसको बोलते हैं। इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अपन इसमें जो अब्रॉड निकालते समय सिर्फ निवास की स्थिति देखेंगे, ना कि किसी की नागरिकता, यानी कि कहाँ का सिटीजन है वो नहीं देखेंगे, निवास की स्थिति देखेंगे कि कहाँ का निवासी है। वो 180 डेज वाली वो कंडीशन में आपको आपको पढ़ाऊंगा, ये तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, इसके बाद भी मैं एक एक चीज करके आपको फाइंड कराऊंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपका अर्थशास्त्र से डर निकल जाए। आप जो टीचर से डरते हो, लाखों रुपए देते हो, बेटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस है। ठीक है, और ये 100 वीडियो आएंगी, 100 से 200 वीडियो आएंगी, ये आपके लिए सिर्फ।